किया है और इनका जो है इन्होंने लगभग 20 के करीब जो पुस्तकें लिखी और अखिल भारतीय स्तर पे बहुत बड़ा मतलब साहित्यकार के रूप में और गीतकार के रूप में इनकी जो है अलग पहचान है। और सर बहुत आदरणीय है और साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मैं बता रहा था, डॉक्टर चंद्रशेखर जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है और हरियाणा, पंजाब क्या, नॉर्थ इंडिया क्या, पूरे भारत में एक बिल्कुल एक आधार स्तंभ के रूप में, साहित्यकार के रूप में आइकॉनिक जो पर्सनैलिटी है वो है। ये पत्रकार भी है, ये साहित्यकार भी है, ये लेखक भी है, ये जो है समीक्षक भी है, ये कवि भी है। और गजब की बात यह है कि अभी भी ये हर रोज सुबह उठ करके जो है एडिटोरियल लिखते हैं और हर रोज जो है डेली न्यूज़पेपर युग मार्क है जो एक जो है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में विशेष रूप से अपनी जो पहचान रखता है। और सर वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी के और उर्दू अकादमी के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। और हरियाणा संवाद एक पत्रिका है गवर्नमेंट की, उसके संपादक के रूप में भी है, और एक इंग्लिश की पत्रिका है उसके भी संपादक के रूप में। तो मैं आदरणीय त्रिखा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मोना मैम, आप जो है गौड़ साहब का और थोड़ा सा जो है सुधांशु सर का दोनों का परिचय दीजिए, उसके बाद फिर विधिवत रूप से शुरू करें। मैं देवम फाउंडेशन सोफिया बल्गारिया की ओर से आप सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करती हूँ। और परिचय क्या दूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। आदरणीय सुधांशु जी से मेरा अनुरोध है कि वे आदरणीय बीएल गौड़ जी का परिचय दें। बीएल गौड़ जी भारतीय रेल के अंदर लगभग 31 साल सर्विस की है इन्होंने, और एशिया के जाने माने बिल्डर के नाम से गौड़ सिटी के नाम से ये उसके चेयरमैन रहे हैं। और उससे बड़ा इनका जो काम रहा है, इन्होंने इस काम को करते करते जो साहित्यकार की जो संवेदना है वो आज तक इनके अंदर बरकरार है। और इन्होंने 12 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और 2 पुस्तकें अभी प्रकाशित होने वाली हैं, एक संस्मरणों का पर। और भारत सरकार की तरफ से ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद 31 सालों के बाद गांव के बच्चों के लिए जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उनको देखते हुए पुस्तक इंजीनियरिंग की लिखी, और उससे लाखों लोग रोजगार गांव के विद्यार्थियों को मिला, छात्रों को मिला जो इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह करके नौकरी नहीं पा सकते थे, उन लोगों के लिए। और भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 17 संस्थानों पर इनकी लगाई हुई पुस्तक चल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं और जॉब पा रहे हैं इसे करने के लिए। और नींव से नाली तक इनकी बहुत ही कालजयी रचना रही है। और कैसे बने विश्वकर्मा, हाँ, और वो जैसे दुबई वगैरह के अंदर, बाहर के अंदर 40-40 मंजिला इमारत बनती हैं, वो उसको लेकर उन्होंने कैसे बने विश्वकर्मा उस पर की गई है। और इनके बारे में मैं क्या कहूं कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने इनको बहुत लेट पढ़ना शुरू किया, लेकिन ईश्वर जो देता है उसी में संतोष करना चाहिए। लेट पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी तक जो पढ़ा था वो उससे ऊपर इनके साहित्य को पढ़ने के बाद बना। इनका एक कहानी संग्रह है, बस करिए काली मर्सिडीज के नाम से इनका कहानी संग्रह और यादगार, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर आया रहा है। उसके अंदर उसकी कई समीक्षाएं मैंने लिखी हैं। और मेरा तो इतना ही संबंध है, ये मेरे बाबूजी हैं, इससे ज्यादा खुद बीएल गौड़ साहब बताएंगे ये करने के लिए। और अपना परिचय भी मैं दे देता हूँ। प्रोफेसर सुधांशु जी का परिचय मैं देती हूँ। आप इस समय पोलैंड में वारसा विश्वविद्यालय में जो आईसीसीआर की हिंदी पीठ है वहां पर कार्यरत हैं। आप 23-25 से अधिक किताबें आपने लिखी हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक और समीक्षाकार के रूप में ये भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। और विशेष रूप से हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में जिस प्रकार से इन्होंने पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं, उसका तो मैं क्या आप लोगों को बताऊं, इस तरह के विशेषज्ञ बहुत कम हैं जो हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में सरलता से विदेशियों को बता पा रहे हैं। हमारे लिए आज ये बहुत बड़ी बात है कि इस मंच पर आदरणीय सुधांशु जी हमारे साथ हैं
देश विदेश में भारतीय न केवल भाषा बल्कि संस्कृति को लेकर होने वाले वेबिनारों में आपकी उपस्थिति ने हम सबको बहुत लाभ पहुंचाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु। मैं डॉक्टर मोना कौशिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। डॉक्टर मोना कौशिक सोफिया यूनिवर्सिटी जो यूरोप की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो 1880 में बनी थी, उसमें इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। और इनके पिताजी भी वहां पर रहे हैं। और इंडो बुल्गारियन जो डिक्शनरी है वो अंकल जी ने लिखी है, वो जो अपने आप में जो पहली जो डिक्शनरी है। और मैडम का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान, इनकी रचनाएं भी हैं, ये अनुवादक के रूप में भी काम करते हैं। और इनकी जो 8-10 पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य पे, कुछ जो बुल्गारिया पे, और इसके साथ ही यात्राओं का भी इन्हें शौक है। और भारत और बुल्गारिया जो मैत्री संबंध है उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दिनों माननीय राष्ट्रपति जी जब बुल्गारिया गए थे तो जो मैडम मोना कौशिक उनके साथ थी, इन्होंने जो है उनको रिसीव किया और वहाँ की जो बुल्गारिया के विषय में पूरी जानकारी दी। और इसके साथ ही ये जो देवम संस्थान इन्होंने बना रखा है, जिसके माध्यम से ये साहित्यकारों को, जो संस्कृति कर्मी है, जो कलाकर्मी है, उनको मंच देती हैं। मैम आपका भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपका है। कार्यक्रम सर, जैसा कि आज बहुत जो है खुशी की बात है, आज गर्व की बात और गौरव की बात है। मैं सबसे छोटा हूँ और इतनी आदरणीय महान हस्ती जो मेरे समक्ष है, देवम प्रतिष्ठान, इंडो बुल्गारिया कला एवं संस्कृति संस्थान जो बुल्गारिया, और विरासत हेरिटेज विलेज जो ट्रस्ट जो कुरुक्षेत्र में स्थापित है, उन दोनों के संयुक्त जो तत्वावधान में आज हमारा ये वेबिनार है, जिसमें हिंदी सांस्कृतिक विरासत और वर्तमान परिदृश्य। हमारा विषय जो बहुत ज्यादा विस्तारित है, हिंदी अपने आप में जो विस्तारित विषय है, सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में जो विस्तारित विषय है, और वर्तमान परिदृश्य में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है और हिंदी है, वो किस जो मुकाम पे है और किस तरीके से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चारों ही आदरणीय विद्वान आज अपना जो व्याख्यान है वो इस पे देंगे। और सबसे पहले मैं जो क्रम की दृष्टि से, आदरणीयता की दृष्टि से रियल गोड साहब, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि लगभग 15 से 20 मिनट में अपना जो व्याख्यान है उसको हम समेटें। हम चाहते हैं बहुत रोचक तथ्य इसमें आए और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा, ताकि जो रोचकता है वो विषय की बनी रहे। आदरणीय गोड साहब। डॉक्टर साहब, मैं अपनी जो बात है केवल 15 मिनट में ही खत्म करूंगा, कोशिश करूंगा। मुझे सभी को नमन करते हुए मैं कहूंगा कि आज का जो विषय है, हिंदी कॉमा लगा हुआ है, सांस्कृतिक विरासत और वर्तमान परिदृश्य, तो दो विषयों को हमने जोड़ा हुआ है, हिंदी और सांस्कृतिक विरासत। इस पर मेरे विचार कुछ ऐसे हैं कि जिस देश का नामकरण भारत के नाम पर हो, तो वहां की भाषा हिंदी का सांस्कृतिक विरासत को समाहित कर चलना लाजमी बात है। यह ऐसा गठबंधन है कि दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारतीय संस्कृति की धारा जहां से निकलती है वह है संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी भी कहा जाता है। एक बात और कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि भी एक ही है, यानी कि हिंदी है। तो दुनिया की एकमात्र भाषा हिंदी ऐसी है जिसकी लिपि पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैंने कभी ये आवाजें बीच में आ रही हैं, शायद आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है सर, आ रही। हिंदी शायद दुनिया की एकमात्र भाषा है जिसकी लिपि पूरी तरह से वैज्ञानिक है। मैंने कभी प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन अपने बुजुर्गों से और जो उनमें से कुछ बहुत विद्वान भी थे, गांव में बैठ कर के ये बताया उन्होंने, जब हिंदी भाषा की बात चली, कि अगर जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है उस तरह से जो हमारी हिंदी भाषा के स्वर हैं, ए आ ई उ ऊ, अगर उसका एक सांचा बनाया जाए, उदाहरण के लिए ई का सांचा बनाया जाए और उसमें ई गोद करके उसको अंदर से खोखला कर लें और बर्तनों की तरह पका लें,
बाद में अगर फूंक मारी जाएगी तो ई की ही आवाज आएगी, और ऊ अगर बनाएंगे तो ऊ की ही आवाज आएगी। ऐसा इस लिपि के बारे में मैंने सुना है, और कहाँ तक सही है ये मैं नहीं कह सकता, बड़े विद्वान बैठे हैं इसको। तो संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा से निकली है। नहीं, हमारी संस्कृति का जन्म भी संस्कृत के साथ ही हुआ है। और संस्कृत भाषा के बाद जो भाषा हमारे भारत में आई वो थी पाली भाषा। और पाली भाषा बुद्ध के समय की भाषा थी। उस समय उसकी अगर लिपि की बात करें हम, तो लिपि भी कुछ अलग ही है, क्योंकि सांची के स्तूपों में अगर आप देखें तो तमाम पाली भाषाओं में जो बात लिखी हुई है वो हमें नहीं समझ में आएगी। इस भाषा के बड़े विद्वान हमारे भारत में डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन हुए, जिन्होंने उसके ऊपर ग्रंथ लिखे, श्रीलंका में जाके अध्यापन भी किया। पाली के बाद आ जाती है प्राकृत भाषा, जो महावीर के समय की भाषा है। तो महावीर, बुद्ध, ये सब लगभग एक ही काल के, थोड़े बहुत आगे पीछे इनके जन्म हुए हैं। और प्राकृत के बाद आ जाती है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, इसमें दरार पड़ गई, दरार हो इस तरह की, उसे अपभ्रंश भाषा कहा गया। और पृथ्वीराज चौहान के काल की भाषा भी इसे कहा जाता है। साहित्य का जन्म भी, हिंदी साहित्य का जन्म भी यहीं से शुरू हो जाता है, प्राकृत भाषा से। तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि और उनके सेनापति थे वो थे चंद्रवरदाई। उस समय की भाषा अपभ्रंश को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पृथ्वीराज रासो, जो 57 खंडों में उन्होंने लिखा। अभी पूरा नहीं था कि युद्ध छिड़ गया, और वो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में चले गए। और सारा इतिहास बताता है कि मोहम्मद गौरी को उन्होंने 14 बार बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया, लेकिन 15वीं बार वो युद्ध हार गए और मोहम्मद गौरी ने उनको बंदी बना लिया। चंद्रवरदाई भी उनके साथ थे। जाते हुए वो अपने पुत्र को कह गए थे कि उसका नाम था जलहण, उसे कह गए थे कि भाई इस ग्रंथ को तुम पूरा करना। उनके जाने के बाद वो मारे गए या क्या हुआ उसकी मुझे कथा नहीं मालूम, कि जब वो मोहम्मद गौरी ने वो कहा कि भाई, चंद्रवरदाई ने कहा कि मेरे जो राजा हैं वो चंद्रभेदी बाण मारते हैं और आप कोई आवाज ऊपर से दीजिए। वो ऊपर मंच पे था मोहम्मद गौरी, तो ये वहां बाण मार देंगे। कहने अच्छा अगर ऐसा है तो इनकी आंखें तो हमने निकाल ली है, लेकिन हम इनको जिंदा तुमको और इनको छोड़ देंगे, इसका हमें प्रमाण दें वो। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो चंद्रवरदाई ने एक बात कही है वो थी कि 4 बास 24 गज अष्टंगुल प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो सारी हाइट बता दी उन्होंने। उस समय हमारी भाषा और हमारी संस्कृति का ये प्रभाव था। तो उसी समय जैसे उसने घंटी को टच किया, उसने बाण मारा, मोहम्मद गौरी वहीं पर उसका देहांत हो गया। बाद में क्या हुआ ये सब इतिहास की बातें हैं। ये प्रसंग मुझे बाई चांस यहाँ पर याद आया। अब अपभ्रंश के बाद जो आती है वो आई हमारी ये जो है, अपभ्रंश के बाद आई हमारी ब्रज भाषा। मैं ब्रज भाषा में मैंने 15-20 गीत लिखे हैं और मेरा जन्म भी ब्रज में हुआ है। तो मैं जब कभी गूगल वगैरह पे देखता हूँ तो ये करीब करीब मेरा ख्याल है आज के दिन में भी ये 1.5 करोड़ आदमी इस भाषा को बोलते हैं। उस समय ये बंगाल तक फैली हुई थी। और इस भाषा के अंदर जो 2 बड़े एक साहित्यकार और कवि हुए, सूर कवि के रूप में पहचाने जाते हैं और पद्माकर ब्रज भाषा के साहित्यकार माने जाते हैं। और सूर्य और तुलसी, केशव दास, ये सब आसपास के ही इनके जन्म थे। तो इनके बारे में कहीं, मैं तो चूंकि देहात का रहने वाला हूं, ये बात सुनी कि सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, आज कभी खद्दोत्सम जहते करत प्रकाश। ये एक दोहा मुझे ऐसे याद आ गया इनसे उसके उसमें। तो अब हम यहाँ तक आ गए ब्रज भाषा तक। और ब्रज भाषा से जो बोली निकली, खड़ी बोली या हिंदी, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से, खड़ी बोली कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए, हिंदी भाषा आई। और 19वीं सदी में औद्योगिकरण भारत में शुरू हो गया और वहाँ कंप्यूटर वगैरह आ गए। तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो आज भी बहुत हो रहा है।
और कहते हैं कि दुनिया में ये दूसरी भाषा है मंदारिन के बाद जो बोली जाती है। लेकिन अब आने वाले इस समय में इस भाषा के बाद क्या होगा उसको देखें तो वो जो भाषा है कंप्यूटर की वो आ गई है इमोजी। अब आप मुझे 4 लाइनें लिखें, मुझे नमस्ते करें तो मैं तो चूंकि उस पीढ़ी का आदमी हूं कि आपको नमस्ते ही लिखूंगा, लेकिन उसमें साइनेज है, यानी इशारे हैं। नमस्ते करना है, हाथ जोड़े हुए हैं। ताली बजानी है, ताली के हाथ जोड़े हुए हैं। प्यार करना है, प्यार की बात कहनी है तो दिल बना हुआ है। ऐसी एक पूरी भाषा है जो आज की हमारी जनरेशन उससे जानती है। मैं तो जानता नहीं हूँ, 2-4 सीख लिए ऐसे ही अपने पोतों से, तो मैं अपना काम उससे चलाता हूँ। तो आने वाला समय जो होगा भाषा के क्षेत्र में वो हमारा ये इमोजी होगी। और जहाँ तक हमारी संस्कृति की बात है और हमारी भाषा की बात है, ये तो एक ऐसी नदी है जो कभी रुकने वाली नहीं है। मैं 2-3 बार मॉरिशस गया हूँ, वहां मैंने देखा कि 67% आबादी जो हमारी संस्कृति को साथ ले गई थी 170 साल पहले, अभी भी हर घर के बाहर तुलसी का एक और एक झंडा लाल, वो उनके घर में जाएं तो गीता और गीतांजलि और हनुमान चालीसा, ये उनके पूजा उनके जीवन का जो सार है सारे दिन का वो ये है। बाहर जाके कुरान बोलते हैं, जैसे हम अपना काम चलाने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन घर में आकर पूरे भारतीय हैं। उसी तरह से हनुमान चालीसा और ये सब चला जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि हमारी संस्कृति को दुनिया की कोई संस्कृति डाउनग्रेड नहीं कर सकती, उसे मिटा नहीं सकती। ये संस्कृति को इस तरह से आप कहीं थाईलैंड में गया, बैंकॉक में, वहां कहा जी रामायण देख लीजिए, एक गाइड हमें वहां रामायण काल दिखाने ले गया। वहां हमने देखा कि वो नाव भी उस तरह से जैसी आगे से मुर्ग की चोंच की तरह वो नाव बनी हुई है, अयोध्या बनी हुई है। तमाम दुनिया में अगर हम थोड़ा सा कभी समय मिले और वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुर्थ शास्त्री की लिखी हुई पढ़ लें तो आप ये देखेंगे कि क्या भारत इतना महान था। यानी बर्मा, सुमात्रा, जो पता नहीं क्या क्या उसमें देश थे, ये सब हमारे ही देश थे, बाद में अलग होते चले गए। अब भारत जहां पर है, हम तो यही ईश्वर से दुआ करते हैं कि भारत जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे और हमारी भाषा जीवित रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीएल गौड़ साहब। और आपने अपने बहुत ही जो समय सीमा थी उस समय सीमा के अंतर्गत विषय की इतनी जो है विस्तारिता के साथ आपने भारतीय भाषा, संस्कृति और अब प्राकृत के माध्यम से इस प्रकार वैश्विक स्तर पे जो हिंदी भाषा है और हमारी जो संस्कृति है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। और हिंदी अब विश्व की भाषा जो बन चुकी है और हमारी जो संस्कृति है वो विदेश की सीमाओं को तोड़ करके जो विदेशों तक उसकी जो बयार है वो बह चुकी है। और आपका हम हृदय से आभार हैं। इस व्याख्यान के माध्यम से सर आपका जो आशीर्वाद मिला, हम आपके हृदय से आभारी हैं। देवम जो संस्थान और विरासत दोनों ही आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय और बहुत ही परम आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, जो मेरे लिए तो गुरु, पिता, भगवान, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बात करें, संवाद मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इनका आशीर्वाद हम जो है लेते हैं सर, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि आपके जो मुखारबिंद, जो आशीर्वाद स्वरूप जो भी जो विषयगत चीजें बाहर आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो आइकॉनिक होंगी और जमीन का पत्थर साबित होगी। आपसे अनुरोध है कि आप अपना आशीर्वाद डॉक्टर चंद्र। परम श्रद्धेय गौर साहब ने बड़े विस्तृत रूप से एक व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है और मैं समझता हूं कि उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन उन्होंने इतना इसका विस्तार दिया है इस विषय को कि उससे थोड़ा सा हम मिलते जुलते जो विषय उनको अगर आप खंगालेंगे, उनको देखेंगे, उनकी ओर नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आगे भी विस्तार नजर आएगा। वो एक उर्दू का शेर है ना कि मैंने जाकर देख लिया है हद्दे नजर से आगे भी, कि मैंने जाकर देख लिया है हद्दे नजर से आगे भी, राह गुजर ही राह गुजर है, राह गुजर से आगे भी। तो ये रास्ता कहीं खत्म होने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ जितना विस्तार गौर साहब आपने दिया है, उस विस्तार के बाद उस विषय को मैं कोशिश करूंगा कि उसी को आत्मसात करें
और उसके बाद मैं एक जो विशेष रूप से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ वो यह है कि मेरा अपनी एक वैचारिकता में ये बात कौनती है कि हर भाषा की अपनी एक कल्चर होती है, एक संस्कृति होती है, और हर भाषा की एक सांस्कृतिक विरासत होती है। अब उस विरासत में हम लोग जब अलग अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, कभी ब्रज के दृष्टिकोण से या भोजपुरी के दृष्टिकोण से या अन्य भाषा अवधि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल स्वरूप में ये सारा का सारा समग्र जो है परिवार, इस परिवार को आप हिंदी परिवार ही कह सकते हैं। इनको अलग अलग ढंग से देखना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हिंदी के साथ भी ज्यादती होगी, लेकिन इन भाषाओं का अपना एक गौरव है, अपना गरिमापूर्ण इतिहास है। ये जमीन की सोंधी गंध से जुड़ी हैं, लेकिन समग्र रूप से जब पहचान बनाने की बात आएगी तब हिंदी का जो है वो उनको प्रश्रय लेना पड़ता है। हिंदी ने किसी भी भाषा को कभी हाशिए पर नहीं धकेला, न ब्रज को, न मैथिली को, ना ही भोजपुरी को, किसी भाषा को हिंदी ने अपने हाशिए पर नहीं धकेला। और दूसरी बात ये, हिंदी पर यह आरोप लगाया जाता है दक्षिण भारत की ओर से, दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों की ओर से या कुछ वर्गों की ओर से, कि ये भाषा दूसरी भाषाओं पर हावी होती है। ऐसा नहीं है। हिंदी ने उनको एक व्यापक पाठक वर्ग दक्षिण भारत के साहित्यकारों को भी दिया है, मराठी साहित्यकारों को भी दिया है, और उर्दू अगर आज भी जिंदा है नई पीढ़ी में, तो मैं दोनों आदमियों को देखता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उर्दू अगर आज भी नई पीढ़ी में जिंदा है तो वो हिंदी की बदौलत है। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि भाषा की सांस्कृतिक विरासत होती है, और वो सांस्कृतिक विरासत अपने आप में एक इतिहास भी लिए होती है, और अपने आप में समग्र रूप से जो चरित्र है भाषा का और भाषा के क्षेत्र का, वो भी समाहित उसमें होता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल सांकृत्यायन कहाँ वोल्गा से गंगा की बात कर गए, और रेवाड़ी के एक छोटे से गांव, क्या नाम है गांव का, गुड़ियानी, एक छोटा सा गांव है, आज भी वहां पर उस शख्स की हवेली है। रेवाड़ी के उस छोटे से गांव में एक कम पढ़ा लिखा युवक निकलता है, लेकिन उसको स्वाध्याय का शौक है, और स्वाध्याय के बल पर और भाषा के प्रति अपने समर्पण भाव के बल पर वह शख्स वहां से कलकत्ता चला जाता है। उसको पंडित मदन मोहन मालवीय ले जाते हैं उसकी प्रतिभा को देखकर, और वहां जाके वो देश के सबसे बड़े समाचार पत्र, उस काल के सबसे बड़े समाचार पत्र भारत मित्र का प्रधान संपादक बनता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए, ये प्रतिभा की जो यात्रा है, ये जो भाषा के आधार पर यात्रा जो एक रेवाड़ी के गांव से चलती है और उसके बाद वो भारत मित्र के संपादक के रूप में संपन्न होती है, और ये सिलसिला जो है ये बहुत ज्यादा आगे जाकर चलता है। उस शख्स ने उम्र अपने दशक जीवन के 4 भी नहीं पूरे किए और जल्दी ही संसार से कूच कर गए, लेकिन थोड़ी सी अवधि में उस शख्स ने हिंदी क्षेत्र का होने के बावजूद बंगला साहित्य के अधिकतम अनुवाद हिंदी में और हरियाणवी तेवर में दिए। अब ये बात बड़ी गजब की है कि जहां भी हिंदी वाला जाता है उसका जो फलक है सोचने का, चिंतन का जो दायरा है बहुत ही विस्तृत है। वो अपनी भाषा को सीमित न रखना चाहता है और ना अन्य भाषाओं के साहित्य को सीमित रखना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, वो पंजाबी के साहित्य को भी हिंदी में ले आता है, वो उर्दू के साहित्य को भी हिंदी में ले आता है, अंग्रेजी साहित्य को हिंदी में ले आता है। आप देखिए शेक्सपियर के जितने अनुवाद, बच्चन ने भी कितने अनुवाद हमारे यहाँ हैं, हरिवंश राय बच्चन ने भी दिए, रांगे राघव ने भी दिए, और अन्य कई लेखकों ने दिए, और इतने अच्छे ढंग से दिए हैं कि कई बार कुछ एक लेखकों के बारे में तो मैं, एक हमारे हैं के ऋषि हैं हरियाणा के ही, अब उनके आप अनुवाद पढ़ लीजिए अंग्रेजी साहित्य के, सोनेट्स के और शेक्सपियर के नाटकों के, तो वो आपको लगता है कई बार कि कहीं कहीं वो, अगर शेक्सपियर जिंदा होता उनके सिर पे जरूर हाथ फेरता, भाई तुमने गजब का काम कर दिया और कहीं कहीं तुम थोड़ा सा मेरे से भी आगे निकल गए, आशीर्वाद के तौर पे ये कहता। तो ये चीजें मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हिंदी की एक कल्चर है, एक संस्कृति है जो इसको व्यापकता का आधार देती है, और वही व्यापकता ही इसको लेकर आती है। आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ श्रावस्ती से गौतम बुद्ध चले, और वो कुरुक्षेत्र की धरती पर जहाँ इनकी डॉक्टर महासिंह पूनिया की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके बिल्कुल पीछे बौद्ध स्तूपों के, डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, इनकी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे बौद्ध स्तूपों के, बौद्ध स्थानकों के बहुत सारे बिल्कुल। और मैं एक गजब की बात जो अच्छी लगी मुझे जब शोध करते हुए, तो सबसे बड़ी गजब की बात है कि जहाँ उत्तर भारत में गौतम बुद्ध ने अपना
पहला प्रवचन दिया था, लगभग उसी परिधि के क्षेत्र में उनसे हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का गीता का संदेश दिया गया था। अब गीता की धरती और गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन की धरती, दोनों की एक जैसे एक एम्बियंस ऐसी है, एक वातावरण ऐसा है जिस वातावरण में बहुत सारी बातें एक साथ आती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सांस्कृतिक विरासत से भाषा का संबंध जोड़ती हैं। अब गौर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो रोचक भी है, दिलचस्प भी है, कि इमोजी की बात। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन उसके बावजूद भाषा का जो सौंदर्य है उसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा अंतर आएगा, क्योंकि ये जो प्रतीक चिन्हों वाली बात है, ये प्रतीक चिन्ह रिवाइव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उनसे बहुत पहले चले जाएं, आप अजंता एलोरा के काल में या उससे पहले थोड़ा सा और चले जाएं, दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला है वहां चले जाएं, तो वहां बहुत सारी बातें इमोजीज के माध्यम से ही आपको नजर आएंगी। कहीं कमल का फूल है, कहीं हाथी दिखा दिया गया है, कहीं कुछ दिखा दिया गया, और वहां नीचे ना भी श्लोक हो तो भी चल जाता है, पता लगता है। और जो व्याख्याकार हैं वो बताते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं इस माध्यम से, प्रतीकों के चिन्हों से भी सामने आती हैं। लेकिन ये एक अच्छी सुखद बात है कि आज जब हम संक्षिप्तीकरण की दुनिया में जी रहे हैं, हर चीज को ब्रीफ करने की दुनिया में जी रहे हैं, हम थोड़ी बात करके बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, हम हर चीज को एक छोटे से लैपटॉप में कैद कर लेना चाहते हैं, हम एक पेन ड्राइव में न जाने हजारों जो किताबें हैं वो कैद कर लेना चाहते हैं। जहाँ ये स्थिति है, ये मानसिकता है, ये अच्छी भी है, और इसमें एक संकट भी है। संकट ये है कि कहीं उनका जो मूल स्वरूप है वो इतना गड़बड़ ना हो जाए कि हम को सुव्यवस्थित ढंग से ना देख सकें, ना पढ़ सकें। ये चीजें खतरा भी है, लेकिन बहरहाल ये खतरा तकनीक अपने आप दूर करेगी। आने वाले वक्त में क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ये जिस गतिशीलता के साथ आगे जा रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं, भाषा के लिए भी और विरासत के लिए भी और सांस्कृतिक चेतना के नव जागरण के लिए भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही मतलब जो विषय की जो गंभीरता और जो विषय की विस्तारिता, विषय का फलक है, और उसमें विज्ञान की वर्षा वो विशेष रूप से देखने को मिली है। और आपने भाषा की जो शुरुआत के साथ साथ भाषा और जो संस्कृति को साथ साथ चलाते हुए इसकी विहंगमता और भारतीयता का जो पुट आपने दिया है, उसमें गीता की भूमि के रूप में जो भारतीय संस्कृति का जो विस्तारित फलक है, जो वैश्विक स्तर पे अपनी एक अलग पहचान रखता है, और इसके साथ ही साहित्यकारों की भूमिका, उसमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त का योगदान विशेष रूप से आपने किया कि, और राहुल सांकृत्यायन का जो है योगदान आपने बताया किस तरीके से उन्होंने अपना गुम्मकड़ी शास्त्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सेवा की और हिंदी भाषा को जो विस्तारित स्वरूप में आपने जो प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से जो वर्तमान चुनौती है, उस चुनौती की समस्याओं को भी यहाँ पर उजागर किया है, और वर्तमान में जो खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, तो यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारा मूल स्वरूप है वो कहीं बिछड़ ना जाए, हमारे से कहीं छूट ना जाए, उसके लिए भी आपकी जो संवेदना, आपकी जो चिंता स्वाभाविक है। और सर, आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से हमें आशीर्वाद दिया, और बहुत ही विस्तारित व्याख्यान के माध्यम से, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब आदरणीय सुधांशु जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका साहित्य का अपना क्षेत्र है, और वे भारत के साथ साथ जो विदेशों में भी अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा के माध्यम से माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय सुधांशु जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपने मुखारबिंद अपने व्याख्यान के माध्यम से हमें लाभान्वित करवाए। माननीय सुधांशु। तहे दिल से मंच का आभार प्रकट करता हूं, और मेरे दो दिग्गज विद्वानों ने इतना कह दिया, कहने के लिए कोई बाकी चीज रह नहीं गई है। लेकिन मंच की अपनी गरिमा होती है। अब इन विद्वानों ने जो कहा है, उनके कहे हुए खुरचन को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि खुरचन बहुत मीठी होती है और खुर्जा से जुड़ी हुई है, और गाजियाबाद से गौर साहब जुड़े हुए हैं, और मोहन कौशिक जी, और हरियाणा तो मिठाई खाने में सबसे आगे, इसमें दो राय नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहला कवि सम्मेलन हरियाणा के अंदर हुआ। दूसरा, अगर कहीं
कवि सम्मेलन हुआ जो आपने बताया, वो भी महात्मा बुद्ध के द्वारा हुआ, विचार हुआ, वो हरियाणा के अंदर हुआ। और हरियाणा तो वैसे भी भगवान कृष्ण की हरिका गांव जो है वो ब्रज भाषा के अंदर उस रूप में लिया जाता है। गौर साहब ने एक चीज इसके ऊपर जो बात की, उसी चीज को मैं बता रहा हूं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन 5 भाषाओं के अंतर्गत कई बोलियां हैं। उन बोलियां जब तक वो लोक में रही, बातचीत की रही, तब तक वो बोली रही। जो उसमें साहित्य सृजन किया गया तो वो भाषा बन गई। जब भाषा के रूप में आई, उसका व्यवहारिक व्याकरण बन गया, तब वह भाषा बन गई। इसीलिए अवधि के अंदर सूर केशव याद किए जाते हैं, ब्रज भाषा के अंदर सूरदास का नाम लिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि सूर से बड़ा किस तरह से कवि आ गया है। और अष्ट छाप के जितने कवि हैं, 8 कवि, उन्होंने इस रूप में लिया गया है। हिंदी जो हमारी संस्कृत देववाणी से निकली हुई, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, लेकिन इस भाषा की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सटीकता ये है, जैसा संस्कृत में बोलते हैं वैसा ही इसमें लिखा जाता है, और जैसा हम लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं। ये किसी और भाषा के अंदर नहीं, वो हिंदी के अंदर ही सबसे बड़ी वैज्ञानिक। इसीलिए, और विज्ञान, इसीलिए जब कंप्यूटर का युग आया, और कंप्यूटर के युग के अंदर अगर बात आई तो सबसे पहले संस्कृत को माना गया कि हमें संस्कृत सबसे साइंटिफिक भाषा है। उसके बाद अगर कहीं हम लेते हैं विश्व की भाषाओं में, तो केवल हिंदी को लिया जाता है, जैसा हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस पर बहुत पिक्चरें बन चुकी हैं, मैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिलाना जाना चाहता। मैं बात ले जा रहा हूं कि हिंदी आज किस प्रकार, जैसा गौड़ साहब ने भी कहा, सर भी कह रहे हैं कि चाइना की भाषा, मंदोदरी के बाद जो भाषा है वो अगर कहीं बन रही है तो हिंदी है। और हिंदी को अगर उर्दू, जैसा तिरखा साहब ने कहा, बोल चाल में, और अगर इसको प्रयोग में हम लाकर कर ले लें तो आज विश्व की नंबर 1 भाषा के रूप में सबसे ज्यादा भाषा प्रयोग करने वाले ये लोग हैं। हिंदी के अंदर विश्व के जितने बड़े ग्रंथ हैं, सबसे ज्यादा हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है। भारतीय ग्रंथ इस बात के गवाह हैं, गीता और रामायण का जितना अनुवाद विदेशी भाषाओं में हुआ है, इतना किसी ग्रंथ का नहीं हुआ है। जहां जहां हिंदी है पूरे विश्व के अंदर, वहां वहां ये ग्रंथ हैं, और हिंदी साहित्य, संत साहित्य देखने को मिलता है। और मोहना जी इसकी साक्षात गवाह है कि जहां हिंदी है वहां पर प्रेमचंद आज भी पढ़े जाते हैं। ये हिंदी का गौरव है। हिंदी के बड़े साहित्यकारों को आज भी सजेकर यहाँ की लाइब्रेरियों में रखा जाता है। पोलैंड की जो इंडियोलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरमैन पर्सन है, उन्होंने राम काव्य के ऊपर पीएचडी की है। बुलके बेल्जियम से आए हैं, जिन्होंने भारत के अंदर यह कर दिया है। तो हिंदी और जो ये सांस्कृतिक विषय है, सांस्कृतिक तो विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है। और संस्कृति जो होती है वो सम्यक आचरण होता है, मनसा वाचा कर्म करने की ओर संकेत करता है। तो हमारी जो सांस्कृतिक या विशेषण बना लें, जब हम बना लेते हैं, जो ये सांस्कृतिक विरासत जो आ रही है, वह हमारे जो गाय, गीता और गंगा 3 साध्य हैं, उनको संकेत कर रही है। ये संस्कृति हमारे वेशभूषा को संकेतित करती है, हमारे व्यंजनों को संकेतित करती है, हमारे पर्वों को संकेतित करती है। और जितने भारतीय विदेशों के अंदर गए हैं या अपने देश के अंदर भी हैं, उनके आचरण से, मनसा वाचा आचरण से कर्म करने वाले कालजयी विद्वानों के कारण हिंदी आज पूरे विश्व में पनप रही है और भारतीय संस्कृति पनप रही है। जब मैं पोलैंड के अंदर अपने डिपार्टमेंट में देखता हूं और हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर भारतीय देवी देवताओं के जब चित्र देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान, हजारों मील दूर रहने पर भी ये लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात हमारी संस्कृति की बनी रही है। और जब विदेशियों से बात करो तो वो लोग ये कहते हैं कि आप बहुत गौरवशाली हैं, आपने भारत के अंदर जन्म लिया, जहां ऋषि मुनि जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हम तो मलेच्छ हैं, स्वयं को वो मलेच्छ बताते हैं। संस्कृत के प्रोफेसर डिपार्टमेंट के अंदर में उन्होंने कहा कि हमने संस्कृति का ज्ञान
भारत जाकर लिया, वेद हमने वहां पढ़े, तब जाकर आए। और क्या कारण है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे आध्यात्मिक पर्यटन है, वो भारत की आत्मा है। भारत की अगर आत्मा या सांस्कृतिक विरासत है तो हमारे आध्यात्मिक पर्यटन है। उन पर्यटनों के माध्यम से भारत जीवित है, और जब तक भारतीय जीवित हैं, भारतीय संस्कृति अजर अमर बनी रहे। क्या कारण है कि आज विदेशों से हजारों लोग भारत आते हैं, शांति के लिए आते हैं, चाहे वो हरिद्वार जाएं, चाहे वो काशी जाएं, चाहे वो केदारनाथ जाएं, चाहे वो बद्रीनाथ जाएं, शांति पाने के लिए आते हैं। और या तो शांति पाकर यहीं रह जाते हैं, और नहीं तो अपने यहां जाकर भी वो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ कराते अपना जीवन इस रूप में ले लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो ये सांस्कृतिक विरासत है, ये बहुत व्यापक है। यह हमें, सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि ये हमें भोग से बचाती है, भोग से हमें भाव की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। जिस हालात में हैं, उन हालात में जीवन जीने की कला सिखाती है। यह सांस्कृतिक विरासत ही है कि पूरे विश्व के अंदर, जब कोरोना के अंदर पूरा विश्व घुटने के बल बैठ गया है, तो हम सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और मस्त होकर चल रहे हैं। और यही भाव ऐसा है कि पूरे मानव जाति का इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीयों ने इस समय पर जिस प्रकार से मानव के साथ उनके सुख के लिए उनका सहयोग देने की जो बात करी है, वो इतिहास इस बात को देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि गरीबों के लिए कैसे कोरोना के समय के अंदर खाना पहुंचा रहे हैं, चलती ट्रेन के अंदर पानी पहुंचा रहे हैं, बसें चला रहे हैं। जो ये भाव है हमारा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और बिनु का जाए। और अतिथि देवो भाव की भावना को जो लेकर चलता है, उदार चरिता नाम ही वसुदेव कुटुंबम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु की बात करता है, सुखना की बात करता है। ये भारतीय संस्कृति की जो परिकल्पना है, यही हमारे आचरण में बसी हुई है। इसीलिए भारतीय किसी भी देश का हो, किसी की भाषा का हो, 2 मिनट के अंदर उसकी परेशानी को देखकर उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता है, खड़ा होता है। इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहलाया जाता है। और उस खिलाड़ी को भी नमन कर रहा हूं इस मंच से, जिसने भारतीयता के लिए, लोगों के लिए इतना काम किया। इसलिए भारतीय और भारतीय संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो अजर अमर रहेगी जब तक इस धरती पर भारतीय जिंदा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं, मुनिया जी, अगर 1 मिनट। जी हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज। हाँ, कि भारत और पोलैंड देश की अद्भुत मिसाल है प्रेम की, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो 500 बच्चों को और औरतों को जहाज में लेकर छोड़ दिया गया कि जहां भी जगह मिले वहां पर आप जाएं, रहें। केवल पूरे विश्व के अंदर केवल एक भारत ही देश था जो हिटलर से नहीं डरा, और ना ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आने पर भी। और गुजरात के महाराजा दिग्विजय सिंह ने शरण दी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये भारत की पहचान आज की नहीं, उस समय से चलती चली आ रही है। इसको मैं नमन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। बहुत ही, देखिए कितनी रोचक स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं, और तीनों ही वक्ताओं ने बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही अलग अलग जो है दृष्टिकोण से अपने व्याख्यान रखे हैं। आदरणीय सुधांशु जी ने आंचलिक भाषा के साथ, चाहे उसमें अवधि है, चाहे उसमें आपकी ब्रिज है, चाहे उसमें संस्कृत है, हिंदी है, संस्कृत को देववाणी के रूप में, और संस्कृत से ही जो संस्कृति की जो व्युत्पत्ति है उसको आपने अभिव्यक्त किया है। और उसके साथ ही रामकृष्ण की परंपरा को आपने पूरा जो वैश्विक स्वरूप है वो देखने को मिल रहा है। चाहे आप मलेशिया की बात करते हैं, चाहे आप जो पोलैंड की बात करते हैं, और राम काव्य का जिस तरीके से विदेशों में, विशेष करके जो पोलैंड में अनुवाद हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है। और आपने सर बहुत कहा, हिंदी देश की भाषा नहीं है, हिंदी जो भाव की भाषा है, हिंदी संस्कारों की भाषा है, हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी जो विचारों की भाषा है, हिंदी जो है लोक व्यवहार की भाषा है। हिंदी के माध्यम से सारी की सारी जो विशेषताएं आपने दर्शाई हैं, और आपने बताया कि भारत का अतीत कितना महान रहा है,
और विदेशों में भारत की जो छवि है वो क्या है, ऋषि मुनियों के रूप में ये धरा जो है विश्व में पूरे जो विख्यात रही है। और आपकी एक बहुत बड़ी जो जो बात आपने कही है कि हमारी जो भाषा, हमारी जो संस्कृति है वो हमें भोग से बचाती है, वो हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। अध्यात्म की जो संस्कृति है उसको आपने जो पर्यटन से जोड़ करके एक नए आयाम स्थापित करने का प्रयास किया है। ये भारतीय संस्कृति की मूल जड़ें हैं कि जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि जो कोरोना काल में भी हम लोग जो है लंगर के माध्यम से सेवा करते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं, दान देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो भारत की इतनी विशेषताओं को इतने कम समय में आपने इतने सुंदर तरीके से मोतियों के रूप में जो है पिरोया है। सुधांशु जी, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार हूँ और मैं देव संस्थान की ओर से और विरासत की ओर से आपका जो धन्यवाद करता हूँ। और अब आगे की कड़ी में हम बढ़ते हुए और इस कार्यक्रम की संयोजिका और इस कार्यक्रम की मूल बीज, इस कार्यक्रम को जन्म देने वाली और लेखिका, समीक्षक, साहित्यकार, संस्कृति प्रेमी डॉक्टर मोहना कौशिक से मेरा अनुरोध है कि आज के इस विषय पे आप भी अपना व्याख्यान दें ताकि हम सभी इससे लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर मोहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी आदरणीय वक्ताओं का बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने हिंदी और सांस्कृतिक विरासत जो विषय है उसको हम सबके सामने रखा। मैं यहाँ पर मैं सिर्फ श्रोता के रूप में हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि आदरणीय गौड़ जी और त्रिखा जी ये देखें कि हम हिंदी और सांस्कृतिक विरासत को इस प्रकार से सामने ला रहे हैं। आदरणीय सुधांशु जी ने कहा हनुमान चालीसा के विषय में, तो ये हनुमान चालीसा का बल्गारियन भाषा में अनुवाद है। वाह, बहुत बढ़िया। यह इसमें लिप्यांतरण है, इसमें बल्गारियाई भाषा में उसका काव्य अनुवाद है। सिर्फ अनुवाद ही नहीं, सही काव्य अनुवाद है, जिसको हमारी व्लादिमीर बाल्तोफ जो एक कवि हैं उन्होंने, मैं उसमें लगी, इसमें साथ ही साथ उसका अंग्रेजी में भी बहुत छोटा सा एक पूरा अनुवाद दिया गया है, जिसको मेरी बेटी ने इसका अनुवाद किया और यह विश्व के 23 देशों में ये पहुंच चुकी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि धन्यवाद, बहुत बधाई। और ये यही बल्गारिया में ही प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन और जितने भी चित्र हैं हनुमान जी के, उनका चयन भी हमारी जो बल्गारियन टीम है उन्होंने ही किया। और आज भी इसको आदर पूर्वक वे जब इसको बेचा नहीं जाता है, इसको दक्षिणा के रूप में वो लेते हैं और इसको अपने मित्रों को एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह इसको दिया जाता है। तो हिंदी और जो भारतीय संस्कृति है वो किस प्रकार से देश विदेश में अपना कदम बढ़ा रही है, एक छोटा सा मेरा ये एक उदाहरण मैं देना चाह रही थी। और साथ ही हमारा जो विभाग है उसमें क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर मिलेना ब्रतोएवा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महासिंह पुनिया जी के निमंत्रण पर आ चुकी हैं और विरासत फाउंडेशन ने उनका स्वागत भी किया। ये उनके द्वारा, और हमारी एक और कलीग हैं डॉक्टर गलीना रूसेवा, उन्होंने कुछ उपनिषद का बल्गारियन में अनुवाद किया है। ये देखिए, और सर सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रकाशित होते ही ये किताब समाप्त हो गई। मतलब अब इसके दूसरे और नए किताबें निकलती चली जा रही हैं। हिंदी पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में है, वे तो अपनी रुचि से पढ़ रहे हैं, अपना उन्होंने मिशन बना लिया है जीवन का कि वे भारत के साथ जुड़ेंगे, उसकी भाषा को जानेंगे, उसकी संस्कृति को जानेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयों में नहीं हैं,
जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग पढ़ी है, कभी जो डॉक्टर हैं, वे अपने जो विषयों को सब जो उनकी विशेषज्ञताएं हैं उनको छोड़कर वे हिंदी पढ़ रहे हैं। वे मुंगेर जाते हैं, स्वामी निरंजनानंद जी के आश्रम में पहुंचते हैं, बिहार जाने के लिए वे ट्रेन पकड़ते हैं और उसके लिए वो हिंदी जानना चाहते हैं। अब वे हमारे पास आते हैं, हमारी संस्था के कुछ कार्यक्रम हैं जो हिंदी हम लोग सिखाते हैं और उसका निशुल्क हम जो भी हमारी योजना है वो बिल्कुल निशुल्क है, सेवा है ये हमारी। तो वो हमारी संस्कृति को जानने के लिए हिंदी जानना चाह रहे हैं। तो हिंदी सही में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक बहुत ही, मैं कैसे इसको कहूं कि यही एक है माध्यम जिसके द्वारा हम हमारी संस्कृति को विदेशी समझ पा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे जो विदेशी मित्र हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं, इसलिए वो लगातार हिंदी सीखना चाह रहे हैं। हमारे विद्यार्थी अ आ इ ई बिल्कुल वर्णमाला के जो प्रथम अक्षर है उनसे इस भाषा को सीखते हैं। वे अपने जीवन के 4 वर्ष और पूरी तरह से हमारे देश और हमारे इतिहास, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को देते हैं। मेरा अनुरोध इस मंच के माध्यम से है कि हिंदी और संस्कृति इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ कर सके। आज इस मंच पर हम सब लोग भारतीय हैं, लेकिन यह कार्यक्रम बहुत देशों तक जाएगा क्योंकि ये YouTube चैनल पर रहेगा, इसको बहुत लोग सुनेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने माध्यम से इन विद्यार्थियों को हम आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वे रोजगार उनके लिए ढूंढने की बात हो या उनसे संपर्क रखने की बात हो, इस पर विशेष ध्यान दें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर महासिंह पुनिया जी से। मुझे लगता है कि अगर भारतीय संस्कृति को हमें आगे तक इसी प्रकार से बढ़ते हुए देखना है तो हमारा जो युवा वर्ग है वही हमारी आशा है। और जैसे सुधांशु जी ने भी कहा कि पुनिया जी हैं जो हम सब में सबसे छोटे हैं, वो ये नहीं कि हम सब में ही सबसे छोटे हैं, वो वही एक युवा हिंदी प्रेमी, संस्कृति प्रेमी हमारे साथ है। और मुझे ये इस बात से बहुत खुशी होती है कि मैं पिछले 2 दशकों से पुनिया जी को जानती हूँ और उनका जो उत्साह उस समय था आज भी वही उत्साह बना हुआ है। तो यही उत्साह और ये उत्साह वे अपने विद्यार्थियों को, अपने जो साथ इनके मित्र हैं, इनके साथ काम करने वाले हैं, उन सभी वे उस ऊर्जा का संचालन करते चले जा रहे हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि पुनिया जी को हम सभी लोग उनकी सराहना तो करें ही और उनका सहयोग भी दें। तो डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध है कि कुछ शब्द कहें। मैम आपका हृदय से आभार। मैं तो इतना कहता हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिया, क्या लागे है मेरा। इसी भाव का आत्मसात करते हुए और आपने भारतीय संस्कृति और उपनिषद, हनुमान चालीसा के माध्यम से किस प्रकार भारतीय संस्कृति को जो बुल्गारिया में रहते हुए आपने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो प्रदान किया है, हम उस कृत्य के प्रति, आपके जो है प्रयोगों के प्रति, आपके समर्पण के प्रति हम नमन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप निरंतर इसी तरीके से भारत माँ की सेवा करते रहेंगे, भारतीय संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। सर, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें जो हिंदी भाषा है, संस्कृति की बात हुई, हिंदी की बात हुई, और आप जो विदेशों में भारतीय संस्कृति क्या है, अध्यात्म की बात हुई, मैं थोड़ा सा वर्तमान जो स्थिति है उसके ऊपर, उस जो परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा अपने विचार, अपना मंतव्य आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसमें जो हिंदी जो भाषा है वो पिछले 2 दशक में हिंदी ने बहुत वैश्विक स्वरूप धारण किया है। और जिस प्रकार अंग्रेजी और जो चाइना के बाद हिंदी भाषा का जो स्वरूप है, उससे जिस प्रगति से हिंदी भाषा निरंतर आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में 2050 तक हिंदी भाषा विश्व की नंबर 1 भाषा बन जाएगी। ये भी मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ।
और इसके साथ देश की जो 10 भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से भारत में, उनमें सबसे ज्यादा जो तेज गति से जो बढ़ने वाली भाषा है वो हिंदी ही है। 1971 में इसको जो 37% लोग जो बोलने वाले थे और 2011 में इसको 43% यानी कि 43% जो है लोग बोलने वाले थे, और 2020 में आज वर्तमान दौर में इसमें 50% से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। इसका मतलब यानी कि 60-65 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी भाषा जो है जो समझते हैं। पूरे विश्व में आप देखते हैं जब हम वैश्विक आंकड़ों की बात करते हैं तो हिंदी अंग्रेजी को बोलने वाले लगभग 126 करोड़ लोग हैं, और जो चाइनीज भाषा है उसको बोलने वाले लगभग 112 करोड़ लोग हैं, और इसके अतिरिक्त जो तीसरे नंबर की जो भाषा है जो विश्व की लगभग 65 करोड़ जो है हिंदी को बोलने वाले और जो है समझने वाले लोग यहाँ पर है। और हिंदी ने जिस तरीके से जो प्रगति की है, आपको बड़ी हैरानी होगी कि पिछले एक दशक में अंग्रेजी में जो कामकाज की जो भाषा है उसमें बढ़ोतरी लगभग 19% हुई है, लेकिन जो हिंदी भाषा है उसमें बढ़ोतरी जो है 94% हुई, यानी कि 94% हुई है। तो इस प्रकार चौथे नंबर की जो भाषा है जो स्पेनिश है, तो उससे भी आगे हमारी हिंदी भाषा जो है वो निकल गई है। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि वर्तमान में इंटरनेट पर हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और यूट्यूब पर, मैडम जी आप भी इसे जो है यूट्यूब पर डाल लें, यूट्यूब पर जो है भारतीय 93% जो हिंदी की जितनी भी वीडियो है उन सबको देखते हैं, यानी कि लगभग 100% वीडियो जो है वो देखते हैं। और इसके साथ ही जो विकिपीडिया है, विकिपीडिया के माध्यम से आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, विकिपीडिया पे लगभग 1 लाख से ज्यादा हिंदी के ऊपर आलेख, शोध पत्र वो जो है उपलब्ध हैं। इसके साथ ही और पिछले एक दशक में जो हिंदी है उसमें लगभग जो है 10 करोड़ लोगों की जो है बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हिंदी जो भाषा है वो जो है पूरे विश्व की भाषा के रूप में अपना स्थान बनाएगी। और इसके साथ ही हिंदी में अनेक, यदि हम यूपी की बात करें या भारत की बात करें तो लगभग हर दूसरा आदमी हिंदी बोलता है और जो समझता है। लेकिन सुखद बात यह है कि आज मैं आप लोगों को ये बात साझा करना चाहता हूँ, भारत वो देश है जहाँ पर विदेशी व्यक्ति को भी हिंदी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे उसमें जो सोनिया गांधी हो, चाहे उसमें जो दक्षिण भारत से जो देवगौड़ा जी हो, उनको हिंदी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये पूरे भारत को एकजुटता में जो बांधे रखती है। और सुखद बात यह है कि ICCR ने, आप तो सब पोलैंड में बैठे हुए हो, जब मैं जो मैडम सुषमा स्वराज से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने जो है निर्देश दिए हैं, जितने भी दूतावास है भारत से बाहर, वो पहले अंग्रेजी में अपनी रिपोर्ट भेजते थे, लेकिन वर्तमान में वो हिंदी में अपनी जो दैनिक जो क्रियाकलाप है उनकी जो रिपोर्ट है वो हिंदी में भेजने उन्होंने शुरू कर दी है। और इसके साथ ही जितने हमारे बाहर के दूतावास है वहां पर हिंदी और भारतीय संस्कृति के जो कार्यक्रम होते हैं उससे भी हमारी जो भाषा है उसका जो विस्तार है वो हो रहा है। और भारतीय जो फिल्में हैं, भारतीय फिल्मों ने हिंदी को विकसित करने में एक माइलस्टोन के रूप में एक ऐसा कार्य किया है जो अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि जो फिल्में हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। उनके गीत, उनके डायलॉग और उनकी जो कथा है वो पिछले दिनों मुझे जो है मलेशिया में जाने का मौका मिला, और जो है बुल्गारिया में जाने का मौका मिला, और तुर्की में भी जाने का मौका मिला, ऑस्ट्रिया में भी, यूके में भी, लगभग 20-22 देशों की यात्रा मैंने की है। तो जहां पर भी मैं गया तो वहां पर भारतीय फिल्मों का जो प्रभाव और वहां के लोगों ने जिस तरीके से हिंदी के जो गीत है वो सुनाए, मैं हैरान रह गया, मैं हतप्रभ रह गया। उज्बेकिस्तान में जब मैं था तो मैंने देखा कि वहाँ उज्बेक भाषा बोली जाती है, लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर हिंदी गीत चल रहे थे। वो देख करके अपने आप में ऐसा लगता है कि आज हिंदी जो भारत की भाषा न होकर के पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। और हिंदी संस्कृति और पर्यटन और अध्यात्म, ये जो 4 हमारे जो आधार स्तंभ है, ये एक दूसरे से ऐसे सूत्र में जुड़े हुए हैं जिसे हिंदी जो भाषा है, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है, वो पूरा वैश्विक स्वरूप धारण कर रहा है। और यही कारण है कि विदेशों से जितने भी जो पर्यटक हैं वो भारत में आते हैं तो वो हिंदी बोलते हैं, वो जो है नमस्ते बोलते हैं। जो ट्रंप को भी नमस्ते बोलने के लिए बाध्य होना पड़ा, ये हिंदी की शक्ति है, ये हिंदी की जो ग्राह्यता है, ये इसकी विशेषता है। वर्तमान दौर में भारत के माध्यम से हिंदी का जो
विकास हुआ है, जो वैश्विक स्वरूप इसे मिला है, आने वाले दिनों में इसका जो है दूरगामी जो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और चाहे आपका जो स्टार स्पोर्ट्स है या दूसरे चैनल्स हैं, सभी चैनलों को हिंदी में कमेंट्री के लिए बाध्य होना पड़ा है। जो है हिंदी माँ की शक्ति है, और जो हिंदी भाषा जो है भारत की शक्ति है, भारत की आत्मा है। और किसी ने कहा है कि सारस्वत मोहन मनीषी का ये संवाद मुझे ध्यान है, ले आंख मीच अन्याय देख वह खून नहीं है पानी है, जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं वह कैसा हिंदुस्तानी है। तो हमें तो अपनी भाषा जो है वो हमारे तो रोम रोम में, जो संस्कृति हमारे रोम रोम में रची हुई है, बसी हुई है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि धागे ने कहा मोम से, मैं तो जलता हूँ कमबख्त, तुम क्यों जलते हो मेरे साथ। मोम ने कहा जिसे दिल में बसा रखा हो, उसे अकेले जलते हुए नहीं देख सकता। इसी भाव को आत्मसात करते हुए हम निरंतर माँ भारती की सेवा करते हैं। और वर्तमान दौर में हिंदी पर्यटन की भाषा बन चुकी है, वर्तमान दौर में हिंदी अध्यात्म की भाषा बन चुकी है, वर्तमान में हिंदी जो हमारी विरासत की भाषा बन चुकी है, वर्तमान में हिंदी दूतावासों की भाषा बन चुकी है, वर्तमान में हिंदी विदेशों में अनुवाद की भाषा बन चुकी है। तो इस प्रकार जो हिंदी की जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं। और भारतेंदु की ये पंक्तियां विशेष रूप से निज भाषा उनकी है, सब उनकी को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं को सूल। जब तक हम अपनी भाषा में नहीं सोचते, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित नहीं रहते, अपने जो है देश की भाषाओं के प्रति समर्पित नहीं रहते, तब तक हमारा विकास संभव है। और मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं हिंदी भी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, मैं हरियाणवी भी जानता हूँ, मैं पंजाबी भी जानता हूँ। भाषाओं का इतना विस्तारवादी स्वरूप भारत में देखने को मिलता है कि यहाँ पर इतनी भाषाएं, इतनी विविधता, इतनी सांस्कृतिक विरासत, इतने तरह के खान पान, इतनी वेशभूषा, इतने आभूषण, जिनको देख करके विदेशी लोग भी हतप्रभ होते हैं। मुझे इंग्लैंड में रहने का मौका मिला, मैं स्कॉटलैंड गया वही ड्रेस, इंग्लैंड में रहा वही ड्रेस, कंट्री साइड्स को विजिट किया वही ड्रेस, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि कोस कोस पे बदले वाणी, कोस कोस पे पानी। तो हमारी जो संस्कृति है वो कोस कोस पे बदलती है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा, यहाँ की खान पान, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ का जो है रहन सहन, यहाँ का वास्तुकला, ये सब ऐसा खजाना है हमारे पास जो किसी देश के पास नहीं है। और आने वाले दिनों में जो भारत की भाषा के रूप में हिंदी पूरे विश्व की सिरमौर बनेगी, और ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे आप लोगों ने मौका दिया, और इसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, छोटे से एक जो समर्पित सिपाही को, संस्कृति प्रेमी को आप लोगों ने इत्मीनान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मोना जी, 1 मिनट लेना चाह रहा हूं मैं। हाँ, स्वागत। प्लीज, मतलब हाथ जोड़ रहे हो नहीं, या प्लीज का मतलब बोलने के लिए कह रहे हो? मैं तो मौन रहूंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ थोड़ी सी बात का। और जी जी, स्वागत है सर। कि महाराज महासिंह पुनिया जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मैं उसको और कट कर रहा हूं। आप 2050 कह रहे हो, केवल 5 साल के अंदर विश्व की भाषा बन जाए। केवल 5 साल बहुत हैं। बीएल गौड़ जी जैसे व्यक्ति आ जाएं, ये इनके सामने बैठ के कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा मैं जी। जिस दिन सरकार का ये फरमान आ गया कि हिंदी में काम, आप कह रहे हो एम्बेसी के अंदर काम होने लगा, मंत्रालयों में कहीं नहीं हो रहा ये काम। ये हिंदी जो चल रही है, ये आम हिंदी प्रेमियों की वजह से चल रही है। जी। और जिन नेताओं को पता लग जाए, कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का नेता नहीं जिसने अपनी भाषा को बोलने के लिए उसे हिंदी सीखनी पड़ी तब इलेक्शन जीता है। जी। राजभाषा के अंदर आप जा सकते हो, अंग्रेजी के वहां से लेकर इलेक्शन नहीं जीत सकते। जनता से उसकी भाषा में बोलना पड़ता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह होती है, उसको जीतने के बाद उसी भाषा को के अंदर वो काम करना उनको लगता है अपने आप को जो समझते हैं। जिस दिन ये मनोवृत्ति बदल गई, और ये केवल यहाँ के हिंदी भाषा प्रेमी तो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन ये राजनीति के धरातल पर आकर जिस दिन ऑफिस में आ जाएगी, 5 साल से कम समय लगेगा, हिंदी पूरे विश्व की पहली भाषा के रूप में बन जाएगी।
आपको मैं ये बिल्कुल। बताऊं, मंत्रालय के अंदर इतने पोस्ट खाली पड़ी हुई है जहां के अंदर आईसीसीआर के अंदर लोग नहीं, लोग फिल्में देख देख कर हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी को बढ़ाने वाले नेता लोग नहीं है, हिंदी को बढ़ाने वाले हिंदी प्रेमी हैं, जिनके कारण ये हिंदी बोल रही है, वो भारतीय हैं। जी जी ये बात दूर दूर तक जानी चाहिए मंच से करने के लिए, कि जिसे हम, हिंदी हमारे लिए भाषा नहीं है, हिंदी हमारी जीवनी है, जीवन का ढंग जी है, जी जीवन का तरीका है, हमारी रीति है ये हिंदी भाषा। और इसीलिए जितने भी अंग्रेज भी बैठे हुए जो अंग्रेजा करते हैं, वो सब सोचते हिंदी में ही है, सपने सारे हिंदी में ही आते हैं, प्यार मोहब्बत हिंदी में ही होती है। सुनो नहीं, केवल 4-5 सेंटेंस के बाद वो हिंदी पे ही आना पड़ता है, लेकिन वो 4-5 सेंटेंस इतने भारी पड़ गए हैं हमारे ऊपर कि हम 70 साल में उसको नहीं छोड़ पा रहे। इस जी मानसिकता को टूटना चाहिए। जी। धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जिस जो आशावादी दृष्टिकोण के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति और भाषा है उसको जो वैश्विक स्वरूप है उसका जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसके लिए सर आपका हृदय से आभार है। और आदरणीय डॉक्टर चंद्र जो त्रिखा जी भी हमारे से जुड़ गए हैं फिर से। और वैसे तो ये जुड़े हुए थे, लेकिन चित्रात्मक रूप में हमारे से यानी कि वीडियो दोबारा से जो है जुड़े हैं। और आज की संगोष्ठी बहुत ही सफल रही, और जिस उद्देश्य को लेकर देवम संस्थान और विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट ने इस वेब का जो वेब संगोष्ठी का आयोजन किया था, वो अपने आप में बहुत ही सारगर्भित और सार्थक रही। और इसमें जितने भी जो विद्वान थे, आदरणीय बीएल गौड़ साहब, माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी और सुधांशु जी और मैडम मोना कौशिक, सभी ने इतने सभी के विचारों में जो समानता नहीं थी, इतनी विविधता संगोष्ठी में बहुत कम देखने को मिलती है कि एक विषय हो और विषय में विचारों की इतनी विविधता बहुत कम देखने को मिलती है। और ये मैं सभी विद्वानों के जो आज जो ज्ञान की वर्षा हुई है, मैं उसके सामने जो है नतमस्तक हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान हस्तियों को, जिनको हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से सुनने का मौका मिला और हमें आशीर्वाद मिला। मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से जो समय निकाला। जो आप यकीन मानिए कि उम्र उनकी बेशक 75 हो, लेकिन वो काम 16 साल के बच्चे से भी ज्यादा करते हैं। इतना उत्साह, उनका उत्साह देख करके हमें भी कुछ कुछ होता है। तो हमें ये लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो इतना काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत प्रेरणा की बात है। और बीएल गौड़ साहब, आपने जिस तरीके से जो है विषय को प्रस्तुत किया, उसके लिए हम आपका हृदय से आभारी हैं। और आपकी जो ज्ञान की पराकाष्ठा का जो आशीर्वाद हमें मिला, वो हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और जो सुधांशु जी जो पोलैंड में बैठ करके जिस तरीके से भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं, उनको जो निरंतर मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन विषय की विविधता और जितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जो विषय को विस्तार दिया, उसका हृदय से आभार। और जो मैडम जो मोना कौशिक आदरणीय, बहुत ही जो सदैव जो प्रेरित रहते हैं, मैं नया क्या करूं, मेरा आयोजन कैसे हो सकता है, सदैव उत्साहित रहते हैं। देवम संस्थान सबसे पहले आगे कदम रखता है। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इसी भाव को आत्मसात करते हुए मैडम आप आगे जो बढ़ते रहो। और हमारे लायक जो है जो भी सेवा हो आप बताते रहना, हम निरंतर आगे जो है बढ़ते रहेंगे। और जो विरासत हेरिटेज विलेज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हृदय से आभार। आपका आशीर्वाद आपके व्याख्यान के माध्यम से मिला। और निश्चित रूप से ये यूट्यूब पर भी जाएगा, और यहाँ जो इंग्लिश और हिंदी के जो समाचार पत्र हैं वहां पर भी लगभग 20-25 हजार जो दर्शक है या हिंदी और संस्कृति प्रेमी है, वहां तक मैं भी इस वेबिनार को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और इस तरीके से आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीमित समय में असीमित जो है व्याख्यान देकर के इस वेब गोष्ठी को कामयाब बनाया। सभी का हृदय से आभार। इस मंच से एक बात और दूर दूर तक जा रही है, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मेरी जीविका है वो। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो मेरी जीविका है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जीविका नहीं जिसने नौकरी कर ली और
हिंदी का इतनी सेवा कर रहा है जिससे लाखों लोग रोज पा रहे हैं। ऐसी सच्ची सेवा बिल्कुल, करने वाले बहुत कम हैं, ऐसे लोग आगे आए। हम तो बिल्कुल। पढ़ा जी, के जी। अपने साल की नौकरी करके खत्म कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। उन व्यक्ति को क्या मिल रहा है? केवल आत्मसंतोष कि मेरे अनुभव से लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। सच्ची हिंदी की सेवा जी, ये होती है। ऐसे लोगों का आना जी, जरूरी है। ये नमस्कार। बहुत बड़ी जी, बात जी, आपने जी। कही कि शुक्ला जी, नहीं गौर जी बिल्कुल माओ जी क्षमा कीजिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जैसे लोग हिंदी को जो जो प्यार करते हैं वही रोजगार दे रहे हैं। अगर आप भाषा को प्यार नहीं कर रहे हैं तो उससे रोजगार नहीं मिलेगा उन लोगों को जो हिंदी वाले हैं। तो ये आपका होना बहुत बहुत बड़े आशीर्वाद है हिंदी और सांस्कृतिक विरासत के लिए, और वर्तमान परिदृश्य में आपका होना बहुत आवश्यक। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद शुक्ला महासिंह पुनिया जी, दोबारा मुलाकात जरूर होगी आपसे। सर जल्दी मंच पे